हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला में। आज हम लोग सीखेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर राजेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ फिगर ऑफ स्पीच के एक बेहतरीन वीडियो। तो आइए देखते हैं कि हमारे फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है। आइए सारी बातें जान लेते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जिसका मीन्स होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। अब अलंकार क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच वर्क्स एज एन ऑर्नामेंट, इट इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री, इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। हमारे फिगर ऑफ स्पीच जो हैं आपके एग्ज़ाम में 7 फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, यानी इंटरमीडिएट तक आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए, सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच हमारा है सिमली। क्या लिखा हुआ है? सिमली। अब सिमली के बारे में जान लेते हैं कि सिमली होता क्या है। देखिए, लिखा हुआ सिमली, सिमली इज़ अ कंपैरिजन। सिमली एक तुलना होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। वर्ड्स लाइक एज आर सो जस्ट एज लाइक etc आर यूज्ड। यानी सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिनमें दो चीज़ों की आपस में क्या होगी? तुलना होगी, कंपैरिजन होगा। और जो कंपैरिजन वर्ड्स होगा वो हमारे आएंगे, जैसे लाइक है, सो है, एज है, ठीक है, etc। तो समझ में आया कि सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मेड कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो चीज़ों की आपस में तुलना की जाएगी और कंपैरिजन वर्ड्स हमारे सो, एज, लाइक, जस्ट ये सब यूज होते हैं। ठीक है ना। बहुत ही एग्जांपल देखिए, सेम काइंड के में हम तुलना नहीं कर सकते हैं सिमली की। जैसे मैं ये बोलूँ कि उसका चेहरा आलिया के जैसा है, तो ये गलत हो गया। सिमली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे नहीं है। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे मैंने कहा उसका चेहरा चांद के जैसा है, ठीक है ना, उसका चेहरा चांद के जैसा है, कोयल सी तेरी बोली। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला देखते हैं हमारा कौन सा है, और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पहले। सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। सी हैंग्स, लाइक वर्ड आया है, आप समझ जाएंगे क्या है। यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब ये जो लाइन ली गई है आपकी, सी हैंग्स, ये पालकी के लिए कहा गया है, प्लैनक्विन बियरर्स की है। उसके लिए कहा गया है कि सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, जो पालकी को ले जाने वाले होते हैं बियरर्स। अगला है आपका एग्जांपल, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉपिथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यानी दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार वर्षा की बूंदें आकाश से पृथ्वी पर स्वतः गिरती हैं, अपने आप गिरती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में दया अपने आप आती। तो यहाँ एक वर्ड आया एज, जैसे की तरह। क्लियर ना। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल हमारा है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। क्या एग्जाम्पल है? लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जीवन क्या है? एक सपना है। तो लाइफ की तुलना किससे की गई? ड्रीम से। कंपैरिजन वर्ड क्या आया? लाइक आया है। क्लियर ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है मेटाफर। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली इन ए मेटाफर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। यानी ये बिल्कुल सिमली की तरह होता है, लेकिन इसमें जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे यूज नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज अ लायन इन द फाइट। यानी वो शेर की तरह था, किसमें? फाइट में। तो देखो, उसकी तुलना शेर से की गई, लेकिन कंपैरिजन वर्ड्स नहीं आया। अगला है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। यानी बदला लेना एक प्रकार का क्या है? वाइल्ड जस्टिस है। लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। जीवन क्या है? एक चलती हुई परछाई है। तो जीवन की तुलना किससे की गई है? वॉकिंग शैडो से। क्लियर ना। अगला एग्जाम्पल है राणा प्रताप इज एज ब्रेव एज। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप कहाँ के लायन थे? मेवाड़ के। तो राणा प्रताप की तुलना किससे की गई है? लायन ऑफ मेवाड़ से। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज किया गया है। चलिए हम लोग अगला फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनिफिकेशन। देखिएगा पर्सनिफिकेशन क्या होता है। पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। पर्सनिफिकेशन एक ऐसा अलंकार होता है
इन विच जिसमें पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग हैविंग इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। और अगर इसको इजी लैंग्वेज हमारा होता है, इसकी हिंदी होती है मानवीकरण। एक ऐसा अलंकार जिसमें नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह दिखाने का प्रयास किया जाता है, पर्सनिफिकेशन कहलाता है। यानी पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द लाइफलेस थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग। एग्जाम्पल देखते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं के ऊपर फेरती है। मृत्यु क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग हम मानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, और मृत्यु आती और अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर फेरती है। इंसान जो लिविंग होगा वो फेरेगा हाथ, नॉन लिविंग नहीं। यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया नॉन लिविंग को लिविंग की तरह। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपका है लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। भाग्य सबका दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार। तो यहाँ पे भाग्य दरवाजा नहीं खटखटाने आएगा आपका, आप खटखटा सकते हैं, भाग्य नहीं। तो लाइफलेस थिंग को कैसे दिखाया गया है? लिविंग की तरह। क्लियर ना? इसी प्रकार आपके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे चिंता बैठी हुई है। चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो कि उसके चेहरे पे जाके बैठेगी, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है और इसको दिखाने का प्रयास किया गया लिविंग की तरह। चलिए अगला देखते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, देखते हैं। एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। यहाँ पे क्या लिखा? इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट वर्ड्स आर एंड आइडियाज आर पुट टुगेदर। यहाँ पे दो उल्टे विचार या वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है ना। इससे मैंने कहा दिल में मेरे है दर्द डिस्को, तो दर्द भी और डिस्को भी। मुझे मीठा दर्द हो रहा है। ये कैसा दर्द है? मीठा दर्द, ठीक है ना। तो जहाँ पे दो उल्टे विचार एक साथ हैं वहाँ पे कौन सा होगा? ऑक्सीमोरॉन होगा। जैसे इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। रहस्य मतलब होता है जो ओपन ना हो, यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। यानी टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। अगला देखते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ ना होते हुए सब कुछ है? यानी दो उल्टे विचार एक साथ आए, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। क्लियर ना? अगला है ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, यानी वह नियमित रूप से अनियमित है। दो उल्टे विचार एक साथ आ गए। सी इज फीलिंग स्वीट पेन, ही इज़ एन ऑनेस्ट थीफ। वो एक ईमानदार चोर है। वो एक ईमानदार चोर है। अब ईमानदार और चोर एक दो वर्ड जो हैं एक साथ आ गए, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आपका ऑक्सीमोरॉन है। चलिए अगला देखते हैं हाइपरबली। देखिए हाइपरबली को अलग अलग लोग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से करते हैं। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे हाइपरबली। थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर स्मॉलर बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। यानी हाइपरबली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम क्या करते हैं? चीज़ों को या तो घटा के, या तो बढ़ा के, या तो अच्छा या तो बुरा, उनकी वास्तविकता की अपेक्षा दिखाते हैं। यानी हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। यानी वास्तविक ना बता करके चीज़ों को हम या तो अच्छा बताने का प्रयास करते हैं या तो बुरा बताने का प्रयास करते हैं, या तो उसको बढ़ा के बताएंगे या तो घटा के बताएंगे, जो चीज़ वास्तविक होगी उसकी अपेक्षा। जैसे एग्जांपल है सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, यानी वो इतने रोई कि सागर भर गए। हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। हैमलेट तुमने मेरे हृदय को दो भागों में तोड़ दिया। ऐसा कहाँ हो सकता है? 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस, एक निगाह में आप 10,000 चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, बढ़ा के बताया गया। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी सारे परफ्यूम जो अरबिया के हैं उसके जो लेडी मैकबेथ होती है, मैकबेथ का एग्जाम्पल है, उसके हाथों को कभी सुगंधित नहीं कर सकते हैं। यानी बढ़ा चढ़ा के बताया गया। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड वाज के। बिलिंडा एक लड़की है जिसके मुस्कुराने पे पूरी दुनिया खुश हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगला देखिए एपॉस्ट्रॉफी लिखा। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी एपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग जो होती है उनको हम एड्रेस करते हैं, जो एब्सेंट चीज़ें होती हैं उनको एड्रेस करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया को एड्रेस करते हैं जैसे कि वो लिविंग हो। जैसे मैंने कहा फ्रैलिटी दाई नेम इज़ ओमेन, फ्रैलिटी दाई नेम इज़ ओमेन। कैप्टन माई कैप्टन, इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन देखने को मिल जाता है। ओ कैप्टन माई कैप्टन, जब अब्राहम लिंकन युद्ध में हार जाते हैं
और उनकी डेथ हो जाती है, कॉन्स्पायरेटर के द्वारा मार दिया जाता है, तो वहाँ पे कप्तान को बुलाते हुए पोएट कहता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। वो तो मृत लेटे हुए हैं जहाज़ पे, लेकिन उसको बुला रहा है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो एक डेड व्यक्ति को बुला रहा है, संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एपॉस्ट्रॉफी। लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, स्वतंत्रता आप इतनी प्यारी क्यों हो। स्वतंत्रता को कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि वो एक लिविंग थिंग को दिखाने के प्रयास कर रहे हो, या एड्रेस किसको कर रहे हैं, लिबर्टी को। ओ डेथ वाई वेयर इज़ द स्टिंग, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। यहाँ पे मिल्टन के मर जाने पर जो आपके वर्ड्सवर्थ जी हैं वो बोलते हैं कि मिल्टन काश इस समय तुम यहाँ होते, इंग्लैंड को तुम्हारी बहुत नीड है। तो मिल्टन तो नहीं है, लेकिन उनको एड्रेस करते हुए बोला गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एपॉस्ट्रॉफी। और आपका लास्ट फिगर आप स्पीच है ओनोमेटोपोइया। एन ओनोमेटोपोइया इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। यानी ओनोमेटोपोइया, जिसको हम हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार के नाम से जानते हैं, हमारे ऐसे फिगर आप स्पीच होता है जिसमें साउंड को हम देखते हैं। यानी क्या लिखा है, एन ओनोमेटोपोइया इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। यानी ओनोमेटोपोइया एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें ध्वनि आती, जो एग्जाम्पल दिया होगा उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे हम जो साउंड को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, फ्रॉम एन एलजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, उस पोएम से लिया गया है। द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे मतलब क्या हुआ कि द कर्फ्यू टोल, शाम को गिरजाघर में बजने वाली जो घंटियां हैं दिन के समाप्त होने का संकेत देती हैं। तो घंटियों की जो आवाज़ वाला साउंड आया ना, ये कौन सा फिगर आप पीछे ओनोमेटोपोइया है। अगला, द मर्मरिंग हॉर्न्स ऑफ फ्लाइज ऑन समर यूज, आई बेबल ऑन द पेबल्स, ब्यूटी बार ना मर्मरिंग साउंड सेल पास इन टू हर फेस। यानी सारे एग्जाम्पल्स जो आपको इसके मिलेंगे उनमें साउंड वर्ड यूज होगा। मर्मरिंग साउंड कल कल, ब्यूटी बार ना मर्मरिंग साउंड सेल पास इन टू हर फेस। एजुकेशन ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। इसमें दिखाया गया है जो प्रकृति होती है वो कहती है, अपनी एक इमेजिन गर्ल लूसी होती है उसके बारे में कि जब वो नदी घाटियों में खेलने जाएगी तो नदी में जो बहने वाला जो पानी झरनों का होता है, जब वो कल कल की ध्वनि करते हुए बहेगा तो उससे जो उत्पन्न होगी साउंड वो उसकी सुंदरता को बढ़ाएगी। यानी ये साउंड दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमारे 7 फिगर आप स्पीच हो गए हैं, ठीक है ना। 7 फिगर आप स्पीच हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो फिर मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को आप फिर से वॉच करिए, आई होप आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।